मैं लेबर रूम में नर्स थी। जब भी डिलीवरी का केस आता तो डॉक्टर सभी को कमरे से बाहर निकालती और सब कुछ खुद ही करती। इस बार डॉक्टर खुद गर्भ से हो गई, लेकिन मेरी तो जान चली गई जब उसने कहा कि उसकी डिलीवरी मैं करूँगी, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। लेकिन असल में मेरी जान तब चली गई जब डॉक्टर ने कमरे में 4 बड़े शीशे लगवाए और मुझे अपनी जगह पर लिटाकर। मेरा बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था, लेकिन मैं पैदा हो गई। इसीलिए मैं जब भी उनके सामने जाती वो मुझे गाली देने लगते। मेरी माँ ने बिना किसी हिचकिचाहट और बड़ी हिम्मत से मुझे स्कूल में भर्ती करा दिया। हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी विनती को देखकर मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं फ़ेल होती गई। इसी तरह 2 साल एक ही क्लास में पढ़ी, यानी किसी तरह से रो रो कर हाई स्कूल पास कर लिया। मैंने माँ से बोला, माँ अब मुझे नहीं पढ़ना, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही इतना पढ़ चुकी हूँ। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मैं अब और नहीं पढ़ूंगी। जब माँ के शब्दों ने मेरे पैर रोक दिए। वो बोली, फिर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए देखो, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो अपनी पढ़ाई छोड़ दो। अम्मा की बातें मेरे लिए झटका साबित हुई, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ गुड़ियों से खेलती आ रही थी। कौन मुझसे शादी करेगा, मैंने और जानना चाहा। तो माँ बोली, रमेश चाय वाले से। बस शायद ये बात मेरे और पापा के बीच में नफरत वाली साबित हुई और मैं अंदर जाकर उल्टा लेटकर रोने लगी। मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी का दुख नहीं हो रहा था, जिसकी पहले से ही 2 पत्नियां थीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि इतने सालों के बाद भी मैं अपने पिता के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। इकलौती संतान होने के बावजूद उनका दिल मेरे लिए थोड़ा भी नरम नहीं हुआ। खैर, सारी रात मैं ऐसे ही लेटी लेटी सोचती रही। एक माँ ही है जो मेरी परवाह करती है, तो मैं अपने पिता के फैसलों पर अपना जीवन व्यतीत करूं। सही फैसला मेरे लिए मेरी माँ भी ले सकती है। बस यही सोचते हुए अगले दिन मैंने माँ से आगे पढ़ने के लिए हाँ कह दिया। मेरी बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने मुझे बहुत देर तक गले से लगाया और प्यार करती रहीं। आखिर में वो भी बेबस थी, मेरे लिए भला और क्या कर सकती थी। तो अब जब कॉलेज में दाखिले की समस्या खड़ी हुई, उसके लिए तो पैसों की ज़रूरत थी। माँ ने अपनी अंगूठी बेचने का फैसला किया। फिर अगले दिन वो अपनी अंगूठी निकाल रही थीं और गौर से देख रही थीं कि तभी सीमा आंटी आ गईं। वो हमारे पड़ोस में ही रहती थीं और पेशे से नर्स थीं। क्या हुआ सुनीता, चिंता में लग रही हो? वैसे क्या चल रहा है? हाँ, मुझे चिंता हो रही है। सपना को कॉलेज में दाखिला लेना है, इसलिए मैं ये अंगूठी बेचने के बारे में सोच रही हूँ। सीमा आंटी ने कहा, इसको नर्सिंग कॉलेज के में एडमिशन करवा दो ना, मैं वहीं होती हूँ। फ्री एडमिशन हो जाएगा और कुछ पैसे भी मिलते रहेंगे कोर्स के दौरान। मेरी माँ खुश हो गई। पहले तो पापा नहीं माने, फिर जब माँ ने बताया कि पैसे भी मिलेंगे तो वो तैयार हो गए। मैं दूसरे ही दिन सीमा आंटी के साथ अस्पताल चली गई। सीमा आंटी ने एडमिशन करवाया और सबसे मिलवा कर खुद वापस चली गई। पहला दिन तो ठीक था, सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही निकल गया। दूसरा दिन भी साधारण था, लेकिन मौलिक था। तीसरे दिन की पढ़ाई शुरू हुई और उसके बाद रुकी ही नहीं। पहला साल तो मेरा पढ़ के ही बीत गया, लेकिन दूसरे साल में मेरी परीक्षा शुरू हुई। मुझे खून वगैरह से बहुत डर लगता था, इसीलिए जब टाँके खून की बात आती तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। कई बार तो मैं खड़े खड़े बेहोश हो गई, मगर मेरे साथियों ने मुझे कोर्स पूरा करा कर ही छोड़ा था। इस दौरान मैं सिर्फ देखती रह जाती और जब सब कुछ करने की मेरी बारी आती तो मुझे अजीब सा लगने लगता और हर तरफ खून ही खून नज़र आता। खैर, किसी तरह मेरी नर्सिंग भी पूरी हुई। अब माँ मेरी शादी कराना चाहती थी। मेरे कोर्स के दौरान मिलने वाले पैसों ने पिताजी के अंदर काफ़ी नई उम्मीद जगा दी थी। अब वो मेरी शादी नहीं करना चाहते थे और यहाँ उन्होंने माँ की भी एक भी न चलने दी। मैं खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ऊपर से पापा का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा होता जा रहा था, इसीलिए मैं उन्हें चुपचाप अपनी मर्जी करते देखती रहती थी। पापा ने मेरी जॉब एक थोड़े पास में ही अस्पताल था, वहाँ लगवा दी थी। सुबह जब मैं पैदल जाने के लिए निकली तो पापा अपनी बाइक लेकर आ गए और खुद मुझे उस पर बिठा के अस्पताल छोड़कर आ गए। उस दिन मैं अपने पापा के साथ पहली बार कहीं गई थी। मैं बयां नहीं कर सकती कि उस पल मैं कितनी खुश थी, क्योंकि मेरे जीवन का वो पहला पल था जब मेरे पिता मुझसे खुश थे। पिछले सारा दिन मैं इसी के बारे में सोच रही थी कि अस्पताल में पहला दिन मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। पहले तो मुझे अपने ज्वाइनिंग लेटर की पुष्टि के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी।
फिर उसके बाद एक वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी, जहां लोगों की बस एंट्री करनी थी और फॉर्म भरने थे, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। इसीलिए मैंने भगवान को धन्यवाद किया और छुट्टी के बाद घर आ गई। उस दिन विशेष रूप से पिताजी के आदेश पर मेरे लिए बहुत सारे पकवान बने थे, जो शायद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 3-4 बार ही खाए होंगे। मेरी माँ भी खुश थी, लेकिन उन्हें मेरी शादी की चिंता सता रही थी, जो खुलकर ज़ाहिर नहीं कर सकती थीं। खैर, उस वार्ड में मैंने 1 महीने तक ड्यूटी की, लेकिन वहाँ कुछ खास काम नहीं किया, क्योंकि पहले से ही वहाँ होशियार नर्सें मौजूद थीं, जो अपना काम करने के लिए इधर-उधर भागती रहती थीं। इसलिए यहाँ मेरी जान तो बच गई, लेकिन सही मायने में काम 1 महीने के बाद शुरू हुआ। क्या था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इसी बीच मेरे लिए एक रिश्ता आया, जो बहुत उचित था और पिताजी की सभी शर्तें मानने को तैयार थे, जिसमें पिताजी की एक शर्त ये भी थी कि मेरे वेतन का 2/3 मेरे माता-पिता को मिलेगा और 1/4 हिस्सा मेरे पति को। उन्होंने वो भी मान लिया और उन्होंने 15 दिन में मुझसे शादी कर ली। अब जब विवाह हो चुका था तो मैंने और 15 दिन तक छुट्टी को बढ़ा दिया। शुरुआत में मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। सरकारी नौकरी का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप पूरे महीने की छुट्टी लेते हैं तो भी आपको पगार मिलती है। इसलिए मुझे पगार मिली। शर्त के मुताबिक मैंने पगार में से आधे से ज़्यादा पैसा पिताजी को दे दिया और 1/4 पति को सौंप दिया। जब मैंने अपनी पगार पति को दी तो मैंने उनके चेहरे के भाव को बदलते देखा था, लेकिन शर्त यही थी, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं सकती थी। पति ने वो पैसे चुपचाप अपनी जेब में रख लिए और घर से बाहर निकल गया। अंदर ही अंदर डर रही थी कि अब ये कयामत मुझ पर आएगी या तब आएगी, लेकिन शुक्र है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ। एक आधे हफ्ते तक मेरे पति भी मुझसे नाराज़ रहे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो अपने आप ठीक हो गए। मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी, इसलिए मुझे अस्पताल जाना पड़ा। दिन भर वहाँ वही पुरानी दिनचर्या चलती रहती। मैं दूसरी नर्सों से बात करके घर लौट जाती थी। उसमें से कई मेरे साथ नर्सिंग स्कूल में पढ़ती थीं, इसलिए उन्हें पता था कि मैं खून खराबे से कितना डरती हूँ। तो जब ऐसी वैसी कोई काम होता तो आगे बढ़ जाती और मैं उनकी शुक्रगुजार हो जाती। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। ससुराल वाले भी मुझसे अच्छा व्यवहार किया करते थे, कहीं कोई मुश्किल नहीं थी, सिवाय महीने की पगार को जब मुझे गलत तरीके से बांटना पड़ता था। 2-4 महीनों तक जब मैं ऐसे ही बांटती रही तो मेरे पति 1-2 हफ्ते तक मुझसे नाराज़ रहता, लेकिन फिर अपने आप ही सही हो जाता। लेकिन जब 5वें महीने में भी यही स्थिति रही तो मेरे पति का संयम अपनी सीमा पर पहुंच गया और वो पूरी पगार मुझसे छीन कर घर से बाहर चला गया। उसके इस भयंकर रूप को देखते हुए मैं तो पीछे खड़ी हो गई। उसके बाद मेरे पति का व्यवहार मुझसे बहुत अच्छा हो गया। वो मेरे लिए बहुत सारे फल और क्या कुछ लेकर घर आ गया था, लेकिन मेरा दिल कुछ भी नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो उनका यह रवैया था और दूसरी तरफ मुझे अपने पिताजी की चिंता थी। जाने कितने सालों बाद उन्होंने मुझे पिताजी का प्यार दिया था, लेकिन अब मैं अपने पति की इस जिद की वजह से वो रिश्ता खोने वाली थी। अब मेरे पापा भी मजदूरी छोड़ चुके थे, इसलिए मेरे पैसों से ही उनका घर चल रहा था। रात को मैंने पति के पास बैठे हुए कहा, देखो तुम्हारी अभी भी एक दुकान है। मेरे आने से पहले तुम्हारा सारा कुछ तो वहीं से चलता था ना। लेकिन पापा बुढ़े हो गए हैं, वो मजदूरी नहीं कर सकते हैं और तो और उनकी कोई और संतान भी नहीं है कि जो उन्हें कमाकर खिला सके। आप अपनी शर्तों पर कायम रहे ना। तुम्हारे पिताजी लालची हैं, बेटी की शादी करने के बाद भी तनख्वाह अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। किसी लड़की की शादी करके उसकी तनख्वाह उसके परिवार को देने के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। मेरे पति ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, लेकिन आपको अपनी बात पर कायम रहना चाहिए था ना। अगर अभी आपने ये सारे पैसे रख लिए तो पापा क्या सोचेंगे। मेरी ये कहने की देर थी कि मेरे पति को अचानक गुस्सा आ गया। बीबी, तुम में कोई हीरे नहीं लगे थे। तुम अच्छी कमाई करती थी, इसलिए शादी की तुमसे। तुम्हें खुश भी रखता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी और ना ही एक फूटी कौड़ी भी अपने बाप के हाथ पर रखोगी, समझ गई। इतना कहकर मेरे पति घर से बाहर चले गए और मैं रात भर रोती सिसकती रही। मैं समझ ही नहीं रही थी कि आखिर क्यों है मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल। हर कोई मुझसे नफ़रत क्यों करता है। मेरे जीवन में आने वाले पुरुष मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते। पहले जीवन भर मेरे पिता मेरा अपमान करते रहे, अब मेरे पति मेरा अपमान कर रहे हैं। वे मेरी जाति को नकार रहे हैं। अब जब 2 आदमियों ने मुझे स्वीकार किया भी है तो केवल
और केवल धन के लोभ से। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि कोई एक बार भी मेरी इज्जत नहीं कर सकता? लेकिन सुबह मेरे लिए एक और परीक्षा तैयार थी। मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो पता चला कि मैं पेट से हूँ। पति को पता चला तो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी शाम पिताजी भी मुझसे पैसे ना मिलने की वजह से पैसे लेने के लिए चले आए। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो सिर हिला के जाने के बजाय मेरे पति के साथ हिसाब किताब के लिए बैठ गए। कहने लगे, देखो, मैंने अपनी बेटी की शादी इसी शर्त पर तुमसे की थी कि तनख्वाह के 3 हिस्से मेरे होंगे, 1/4 हिस्सा तुम्हारा होगा। जवाब में पति ने भी अपनी औकात दिखा दी और चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हारी बेटी से शादी भी इसीलिए की थी, मुझे उसकी पूरी पगार मिल जाएगी। लेकिन तुमने अपने लालच में आकर 4 महीने की पगार हड़प ली। अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मैं तुम्हें और पैसे नहीं लेने दूंगा। इस पर पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ले जाने लगे। लेकिन पीछे से मेरे पति ने भी धमकी दी कि अगर मैं इस घर से निकली तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं जानती थी कि मेरे जीवन में कहीं भी सुख नहीं है। इसी प्रकार यदि मुझे पुरुषों से अपमानित होना ही है तो बेहतर है कि मैं अपने पिता से अपमानित हो जाऊं। ये सोचकर मैं अपने पिता के साथ चली और मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो जो कहेगा वो सच कर देगा। लेकिन जब कल्पना हकीकत में बदली तो मेरी तबीयत खराब हो गई। पिताजी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। यहाँ एक और बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। जिस बच्चे के आने की उम्मीद मुझे सुबह मिली थी, सदमे की बाद वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन पापा खुश थे। उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि घर जाकर मैं माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन के बाद मैंने अपने पिता के साथ बातचीत करनी बंद कर दी और चुपचाप अपना काम करती रहती। पगार आने पर माँ के हाथ में बिना गिने ही सारे पैसे दे देती। धीरे धीरे समय के साथ मेरे दिल के जख्म भरे नहीं, अस्पताल में भी अपना काम खुद करती थी। बिना डरे मरीजों के खून में हाथ डुबाकर टाँके लगाती। तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, ये महसूस ही नहीं होता। अब सब लोग मुझे हैरानी से देखते कि सपना को क्या हुआ है। ये तो बहुत शर्मीली और कायर हुआ करती थी। मेरी शादी और तलाक के बारे में सब जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मेरा डर मर्द की सूरत के पीछे छुपे हुए गिद्धों ने ख़त्म कर दिया है, जिन्होंने मुझे नोच खाया। इसलिए अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि अब मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। इसी बीच मैंने फिर से एक अमीर बूढ़े आदमी से दोबारा शादी कर ली जो संतान नहीं चाहता था। लेकिन हाय मेरी किस्मत, जब उसे मालूम पड़ा कि मैं पेट से हूँ तो उसने खुद अपने हाथों से दवाई लाकर दी और इस उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया। पहले पति ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने खुद इस आदमी को छोड़ दिया। अब मेरे दिल के सारे अरमान टूट चुके थे। मैं बैठकर पल पल रोती रहती थी। मैं इतनी टूट गई थी कि मैं हर दिन खुदकुशी करने के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। अब तो मैंने अपने मम्मी पापा को साफ साफ कह दिया था कि मेरी शादी मत करना, और ये भी कहा कि अगर किसी ने दोबारा ऐसा किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस बात पर पिताजी खुश हुए थे। मैं 3 साल से नर्स थी और इन 3 सालों में मेरी शादी 2 बार टूट चुकी थी। तो अब मैं जान गई थी कि आगे का सफ़र बहुत कठिन है, लेकिन पिछले अनुभवों ने मुझे इतना कठोर बना दिया था कि कितना भी लंबा सफ़र मैं अकेले तय कर सकती थी। इन्हीं दिनों में हमारे यहाँ गायनी वार्ड में एक जवान खूबसूरत डॉक्टर आई, जिसे अपने साथ एक नर्स की ज़रूरत थी। सबसे पहले उस दिन उनको वार्ड मैंने ही दिखाया था। अगले दिन मेरी ड्यूटी ड्यूटी लेटर गायनी वार्ड के लिए आ गया। मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि मुझे डिलीवरी वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था। जो नर्सिंग स्कूल में मुझे थोड़ा बहुत सिखाया जा रहा था वो मैंने ठीक से सीखा नहीं था और हमेशा गायनी की क्लास छोड़कर चली जाती थी। अब मैं चिंतित होकर अपनी ड्यूटी बदलने के लिए प्रशासनिक कार्यालय गई, लेकिन वहाँ मुझे स्पष्ट रूप से बताया गया कि उन्होंने मुझे अपने साथ रखने के लिए कल्पना नाम की एक नई डॉक्टर ने चुना है, इसलिए उनकी सहमति के बिना आपकी ड्यूटी रद्द नहीं हो सकती। मैंने गायनी वार्ड में डॉक्टर कल्पना की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद वो मुझे दिखाई दी तो मैंने खुद ही जाके उनसे कहा, देखो डॉक्टर साहब, आपने मेरी ड्यूटी लगा ली है, मैं ये ड्यूटी नहीं कर सकती, मेहरबानी करके मेरा नाम कैंसिल कर दो। नहीं सपना, आपको ही मेरे साथ काम करना होगा, डॉक्टर कल्पना ने गर्व से कहा। मुझे ये काम नहीं आता है, मैंने डॉक्टर से कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। डॉक्टर की संतुष्टि से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब सच कहने का समय आ गया था। अगर मैंने उन्हें इस काम को ना करने का असली कारण ना बताया तो शायद मुझे इस काम से भी छुटकारा नहीं मिल पाए। तो मैंने उन्हें अपनी 2 शादियों के बारे में बताया और ये भी बताया कि मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा
या साया किसी की औलाद पर पड़े या किसी की औलाद को देख के मेरे दिल में तकलीफ़ हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस काम से दूर रखा जाए। डॉक्टर कल्पना मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, इसीलिए कुछ देर बाद जब उन्होंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो मुझे यकीन था कि मेरी इस काम से छुट्टी हो जाएगी। ठीक, आपको मेरे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर तुम ही वो नर्स हो जो मेरे साथ रहेगी। अब मैं ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकती थी, तो मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। फ़िलहाल काम न करने की बहुत सारी वजह भी थी। अगले दिन मैं सीधे गायनी वार्ड में गई। डॉक्टर कल्पना मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उस दिन डिलीवरी का सिर्फ एक ही केस आया था, तो डॉक्टर ने अपने वादे के अनुसार मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और अकेले ही उस केस को सॉल्व कर दिया। मैंने वहाँ से गंद वगैरह हटा दिया। अब मैं पूरे दिन फ्री रहती। इसी तरह कुछ दिन गुजरे तो उनकी भी शादी हो गई। शादी के बाद जब डॉक्टर कल्पना की डिलीवरी का समय आया तो उन्होंने किसी और डॉक्टर की मदद लेने से इनकार कर दिया और मुझे साफ साफ कह दिया कि उनकी डिलीवरी मैं करूँगी। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे मना करने पर भी एक ना सुनी और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गईं। कमरे में ले जाकर दीवारों पर हर तरफ शीशे लगा दिए और फिर मुझे बेड पर लिटा दिया और मुझे कुछ ज़रूरी बातें बता दी कि मुझे ये काम इस तरह से करना है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने डॉक्टर से बहुत जिद की मुझसे ये केस ना हल करवाया जाए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहीं। तो मुझे समझाने के बाद उन्होंने मुझे बिस्तर से उठने का इशारा किया, तो मैंने भगवान का नाम लेकर काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर आसानी से मुझे चारों ओर के शीशे से काम करते हुए देख रही थी और उन्हीं शीशों के सहारे पूरी तरह से मुझे मार्गदर्शन कर रही थी और समझाती रहीं कि बच्चे को कैसे जन्म देना है। वास्तव में वो एक नेक महिला थी, जिन्होंने इतने दर्द में भी मुझसे बड़ी विनम्रता के साथ बात की और आखिरकार 2 घंटों के अथक परिश्रम के बाद मैं डॉक्टर कल्पना की एक प्यारी सी बच्ची की डिलीवरी करने में कामयाब हुई। जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ, मैंने डॉक्टर को दंडवत प्रणाम किया। डॉक्टर भी मुस्कुरा रही थीं। खैर, डॉक्टर के कमरे में शिफ्ट करने के बाद मैंने कमरे की सफाई की और फिर डॉक्टर से मिलने गई तो उन्होंने उस लड़की को मेरी गोद में दे दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर कल्पना की मुझसे डिलीवरी कराने के निर्णय के बारे में जानने के लिए मैं पहले से ही उत्सुक थी। जब उन्होंने ऊपर से अपनी बेटी को मेरी गोद में दिया तो मैं चौंक गई। वो मेरी हैरानी देखकर मुस्कुराईं और बोली, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो तुमने मुझे गायनी वार्ड दिखाया था और फिर गायनी वार्ड छोड़कर चली गई थी। तुम्हें पता है, उस दिन बाकी लेडीज़ डॉक्टर्स ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था, तुम बहुत मनहूस हो वगैरह वगैरह। तो सब ने यही बोल के रखा था कि आगे से मैं जितना हो सके तुमसे दूर रहूं। लेकिन मेरी ये सोच और विचार नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखने का फैसला किया। फिर अगले दिन तुमने अपनी कहानी सुनाई। तभी मैंने सोच लिया था कि आने वाले दिनों में तुम ही मेरी डिलीवरी करोगी, कोई और नहीं, बल्कि मैं मेरा पहला बच्चा हमेशा के लिए तुम्हारी गोद में डाल दूंगी। उसके बाद मैं हर दिन तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना करती रही, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाने का फैसला किया था। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने हाथों से इस बच्चे को दुनिया में लाओ। जब मैंने ये सब अपने पति को बताया तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हुई। दरअसल हम दोनों पति पत्नी हर संभव तरीके से भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। आज से ये बेटी तुम्हारी और तुम ही इसकी माँ। इतनी देर में डॉक्टर कल्पना के पति भी आ गए और उन्होंने भी मुझे दीदी कहकर मेरे सिर पर हाथ फेर कर आश्वासन दिया कि ये लड़की आज से तुम्हारी बेटी है। उस वक्त मेरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। भगवान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सभी दुखों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुलझा देता है। जैसे मेरी प्यारी प्यारी बेटी अंशिका के रूप में मेरे दुखों का निवारण हो गया था। कि मैं डॉक्टर कल्पना की भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी जैसी एक अधूरी महिला को पूरा किया। आज भगवान की कृपा से उनके भी 2 बच्चे हैं और मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है। उस दिन के बाद मैं बिना किसी झिझक के डॉक्टर के साथ सभी डिलीवरी केस आराम से कर लेती हूँ और कभी भी भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलती।